हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह नॉलेज बैंक। आज हम लोग अमेंडमेंट सीरीज़ में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आखिर क्या है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलने की वजह, ठीक है। ये 76 में आप लोगों को पता है 75 से लेके 77 तक, ठीक है, हमारा जो नेशनल इमरजेंसी का पीरियड था तब का था, दैट इज़ 76 में ही नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ही हमने आखिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्यों पास किया, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, ये डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनमें से कौन से एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, फर्दर हम लोग वीडियो डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, पीरियड था इमरजेंसी का, दैट इज़ 75 से 77 का। इस टाइम पे क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें अमेंडमेंट लानी पड़ी, जबकि देश पे आपातकालीन पीरियड चल रहा है, नेशनल इमरजेंसी चल रही है। इस पे हम लोगों को अमेंडमेंट लाने की क्या ज़रूरत? हम इसके बाद भी तो ला सकते थे जब इमरजेंसी हट जाए, बट नहीं। उस टाइम जो कांग्रेस की सरकार थी, जिनको लीड कौन कर रहे थे, दैट इज़ इंदिरा गांधी जी, वो चाह रहे थे कि देश में जितने भी जुडिशरी सिस्टम है, जो भी अपना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जितना भी सिस्टम है, उन सबको उनकी पार्टी क्या है, सुप्रीम करे, मतलब सुप्रीमेसी इनकी होनी चाहिए, ठीक है। सारी पावर जो थी इनके पास होनी चाहिए, ये जो चाहें वही करें, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट साइड में बैठा रहे, अपना चाय मट्ठी खाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, वो भी वही करें जो हम बोलें। तो इसलिए इन्होंने ये लाई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। कब लाई थी? 1976 में 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी पीरियड टाइम पे इसीलिए लाई थी। इस अमेंडमेंट में इतनी हौच पौच हैं, इतनी चीज़ें अमेंड की गई कि इतनी आज तक 76 तक कोई अमेंडमेंट इतनी नहीं हुई थी जितनी एक सिंगल 42nd अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट्स हो गई, ठीक है। तो कौन कौन सी अमेंडमेंट्स थी, चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक। ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? एक चीज़ और, क्योंकि ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन दिस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में इतनी अमेंडमेंट्स हुई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1976 तक इतनी अमेंडमेंट्स नहीं हुई थी जितनी कि सिर्फ 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हो गई थी, ठीक है। इसका मैं आपको फर्दर एलोबरेट करके डिस्कस करके बताता हूँ कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई इसमें, कि आखिर क्यों इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया गया, ठीक है। ये कुछ प्रोविजंस हैं जो ऐड हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस अमेंडमेंट से, और उनकी डिटेल अमेंडमेंट ये रही। एक तो प्रियम्बल में हमारी अमेंड हुई, प्रियम्बल में 3 वर्ड हमने ऐड किए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसएससी और अपने जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। इन तीनों में से आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें पूछेंगे 76 वाली अमेंडमेंट में कौन सा वर्ड ऐड किया गया है, या फिर इनमें से कौन सा वर्ड किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। ऑलराइट, देन 7th शेड्यूल जो है हमारा, उसमें क्या हुआ, 5 सब्जेक्ट्स जो थे वो स्टेट लिस्ट से सीधा कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए गए। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल एंड बर्ड्स, नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट जो थे इनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया। नेक्स्ट ऐड किया हमने आर्टिकल 51A, ठीक है। 51A क्या है? दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। कुछ जो सिटीजन हैं इंडिया के, उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ होंगे, जो कि रिकमेंड किसने की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। याद रखना, ये कमेटी का नाम रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। ऑलराइट, देन पार्लियामेंट में क्या अमेंडमेंट की गई हमने? पार्लियामेंट में ये हुआ कि प्रेसिडेंट जो होगा वो बाउंड रहेगा किसकी एडवाइस पे, दैट इज कैबिनेट, जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट है उसकी एडवाइस पे ही बाउंड रहेगा। नेक्स्ट क्या हुआ? सेंटर को ये अलाउ किया गया कि सेंटर किसी भी स्टेट में, ठीक है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करना है या फिर उसको बैलेंस करने के लिए सेंटर किसी भी स्टेट में फोर्स भेज सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये दूसरा था। थर्ड वन इज गिव स्पेशल पावर, स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर टू लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मैंने आपको जैसे आपको बताया था यहाँ पे, तो मैक्सिमम क्या था, सुप्रीमेसी चाह रही थी ये कांग्रेस सरकार अपने ऊपर, दैट इज़ मेनली इंदिरा गांधी जी, कि जो हम चाहें, जो हमारी सरकार चाहे वही देश में होना चाहिए। उसकी वजह से क्या, स्पेशल पावर, डिस्क्रिशनरी पावर मिलनी चाहिए किस किसको? लोकसभा के स्पीकर को,
ठीक है, जो बिल्स वगैरह पास करता है, जो डिसाइड करता है ऑर्डिनरी बिल कौन सी है और मनी बिल कौन सी है। नेक्स्ट वन इज पीएम, जो कि इंदिरा जी खुद थी उस वक्त। किस आर्टिकल के अंडर कहा गया, दैट इज आर्टिकल 329A। याद रखिएगा 257A के अंदर क्या कहा गया था कि सेंटर को ये अलाउड किया जाए कि वो फोर्स किसी भी स्टेट में डिप्लॉय कर सकते हैं, किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फोर्थ वन क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो थी उनको हमने फंडामेंटल राइट से ऊपर दिखाया। ठीक है, कि उसको जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा कोर्ट पे और फंडामेंटल राइट से ज्यादा होंगे कौन, हमारे डीपीएसपीज। ऑलराइट, देन हमने कर्टेल क्या किया, जुडिशियल पावर्स। ठीक है, जो भी अपना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी जुडिशियल रिव्यू होता था वो इन्होंने कहा कि अब से ये जुडिशियल रिव्यू को हम कर्टेल करते हैं, हटाते हैं, ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट चीज़ क्या आई इसमें, जो ये हाई कोर्ट का ये हमने कर्टेल कर दी पावर्स। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 323 एंड 323B, ठीक है, ये पार्ट 9A में ऐड किए गए। क्या है ये, इसमें ट्रिब्यूनल डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर्स। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, जैसे आपकी सिविल सर्विसेज होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होता है, जो भी ट्रिब्यूनल का अदर मैटर या ये होंगे, तो इसको भी ऐड हमने कर दिया किसमें, पार्ट 14A में। ठीक, पार्ट 14A आर्टिकल 323A एंड 320B। ठीक है, ऑलराइट। और डीपीएसपी हमने 4 ऐड कर दिए गए, ये आपको मैं आगे डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, ये था हमारा क्या, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्या क्या ऐड की है। देन इसमें मोस्ट ऑफ दी चीज़ें थी वो हमने रिमूव कर दी थी, दोबारा से ये अमेंडमेंट हटा दी थी, किससे, 44th अमेंडमेंट एक्ट से। वो भी आपको मैं नेक्स्ट समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ एक बार देख लो, अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ देखो, वो टेबल से आपने समझ लिया, अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए वया बार चार्ट। प्रेसिडेंट बाउंड रहेगा, ठीक है, ये कैबिनेट के थ्रू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होंगी वो बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी होंगी। ठीक, और टेन्योर जो लोकसभा का है वो 6 साल रहेगा। ठीक है, और सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कोई भी है, चाहे आर्मी को किसी स्टेट में भेजना हो, सीआरपीएफ वगैरह को, तो वो कौन देखेगा, अब यहाँ पे भाई साहब अपना सेंटर। ठीक है, सेंटर ही देखेगा अपना लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ सेंटर हैंडल करेगी, सरकार जो चाहेगी वही होगा। इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो थी कोर्ट में, वो भी अपना क्या था, अब क्या होगा, कोर्ट पे प्रीव्यू आप नहीं कर सकते, इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, इलेक्शन डिस्प्यूट कोई भी होगा वो कोर्ट में जाता था, कोर्ट फिर उसका फैसला सुनाता था, बट इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या किया गया, इसको रिमूव ही कर दिया गया कि अब कोर्ट में कोई भी इलेक्शन का डिस्प्यूट नहीं होगा। ऑलराइट, देन इसमें मेन चीज़ें हटाई क्या की, एक तो अपना फेडरल स्ट्रक्चर को हनन हो रहा था, यहाँ पे इरोड ही कर दिया जा रहा था। जुडिशियल रिव्यू था, इसको कर्टेल कर दिया था। डीपीएसपी जी थी, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही थी एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आपको पता ही है, डीपीएसपीज हमने बाद में लाए थे कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट्स तो हमारे हैं, ठीक है, ये जस्टिसेबल हैं। डीएसपीज हमारे जस्टिसेबल नहीं हैं, आप ये अपना कोर्ट में केस नहीं कर सकते इसके खिलाफ। तो इन्होंने क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको प्रायोरिटी कम दे दी और डीपीएसपी को प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी। देन 4 हमने जो थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए थे, वो कौन कौन से थे, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर्स। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री, सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ, डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये 4 हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी ऐड किए थे। उसके बाद प्रियम्बल में हमने क्या चेंज किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स हमने प्रियम्बल में ऐड किए थे। ठीक है, और क्या किया था हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी हमारी 51A में, ये हमने ऐड किया था। ठीक है, होप सो आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का अच्छे से समझ आया होगा। इसी एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको ये समझ आई होगी।